हेलो स्टूडेंट, हमारी उत्तराखंड की जो आपकी टेस्ट सीरीज है उसमें अगला प्रश्न पत्र है। ये आपका जीएस का है जो आपके अदर परीक्षाओं में भी काम आ सकता है। इसका पीडीएफ संजय देव क्लासेस से प्राप्त कर ले। 3-4 दिन हम टेस्ट सीरीज नहीं डाल पाए, थोड़ा स्वास्थ्य कारणों से वीडियो नहीं बना पाया मैं, इस वजह से। तो बच्चे का आपके क्या मैसेज आ रहे थे मुझे कि सर आप सीरीज कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू ही है, बस अपने कुछ कारणों से नहीं डाल पाया, वो चीज अलग हो गई। ठीक है, तो ये जो आपका टेस्ट सीरीज है ये कंटिन्यू रहेगी आपके आने वाली जो परीक्षा है उन तक। तो ये सामान्य ज्ञान का है। इसमें पहला क्वेश्चन है, इजराइल और फिलिस्तीन ने भारतीय नागरिकों को इजराइल और फिलिस्तीन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो आपका संघर्ष चल रहा है, जो आपके युद्ध चल रहा है, उसमें कई भारतीय लोग वहां पर जो रह रहे हैं विभिन्न कारणों से, कोई पढ़ाई के लिए गया हुआ है, कोई आपके व्यापार के लिए गया हुआ है, कोई आपकी नौकरी के लिए गया हुआ है। तो उन लोगों के फंसे हुए लोगों को सकुशल भारत लाने के लिए भारत सरकार द्वारा जो आपका अभियान चलाया गया है, उस अभियान का नाम है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय नाम है। जबकि इजराइल ने जो फिलिस्तीन में जो आपका आतंकवादी गुट है वहां का, जिसने इजराइल के ऊपर अचानक हमला बोल दिया था, हमास के विरुद्ध जो आपके ऑपरेशन चला रखा है इजराइल ने फिलिस्तीन के विरुद्ध, उसका नाम है आयरन सॉर्ड, मतलब लोहे की तलवार। ठीक है, तो वो आपका क्या है, अलग इश्यू है। हमारा ये भारत के उसमें जो पूछा है ये ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग ऑपरेशन पढ़ते हो, ये नहीं कि उसमें क्या कह रहा है वो उसको समझने का प्रयास नहीं करते हो। तो यहीं पर मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं कि आयरन सॉर्ड आपका क्या है, इजराइल का फिलिस्तीन के विरुद्ध अभियान है। जबकि हमारे देश के नागरिकों को उन दोनों देशों से वापस सकुशल लौटाने के लिए आपका ऑपरेशन अजय चल रहा है। एशियन गेम्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो एशियन गेम्स में जो अभी आपके चाइना में हुए हैं उनमें भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर चीन है 364 पदक के साथ, उसके बाद आपके दूसरे स्थान पर जापान है, तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया है और चौथे स्थान पर है इंडिया। इंडिया 100 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा और ये अब तक का भारत का सबसे बेहतरीन आपके रिकॉर्ड के तौर पर देखा जा रहा है। चाइना के कुछ ऐसे खेल, चाइना जो भारत ने इनमें बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करा है। नहीं तो पिछले आपके एशियन गेम्स तक ये होता था कि चाइना जिन गेमों में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था या जापान नहीं करता था, उनमें से ही अधिकतर गेम्स में हम पार्टिसिपेट करता है, मतलब नॉमिनली है, तो उनमें ही हम अपना पदक ला पा रहे थे। इस बार बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जिनमें हमने अपनी उपस्थिति बहुत शानदार तरीके से दर्ज कराई है, जो हमारे खेल के लिए बेहतर भविष्य की ओर एक तरीके से बहुत आशावादी जो रवैया है वो तैयार करेगा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं पीटीआई। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई एक आपका आयोग है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये आपका, इसमें कुल 28 सदस्य होते हैं, जिसका अध्यक्ष हमेशा सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर्ड जज होता है। मुख्य न्यायाधीश नहीं, रिटायर्ड, कोई भी हो, मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, रिटायर्ड होना चाहिए, वही इसका क्या हो सकता है, क्योंकि एक अर्ध न्यायिक आयोग की तरह काम करता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, समाचार पत्रों के वर्चस्व और जो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको बचाए रखने के लिए ये आपका कार्य करता है। और इसके वर्तमान में जो आपके नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं वो एन शांता कुमार हुए हैं। अगला क्वेश्चन है रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 प्राप्त करने वाले भारतीय हैं। रेमन मैग्सेसे, जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है और वर्ल्ड वाइड भी इसका नोबेल पुरस्कार के बाद नाम आ जाता है, क्योंकि बहुत शानदार आपका पुरस्कार है। इसे फिलीपींस के जो आपके पूर्व आपके राष्ट्रपति है रेमन मैग्सेसे, उनके आपके याद में दिया जाता है। और ये विभिन्न क्षेत्र, जैसे नोबेल प्राइज दिया जाता है शांति के क्षेत्र में, आपके पत्रकारिता या लेखन के क्षेत्र में, आपके समाज सेवा के क्षेत्र में, तो उसी तरीके से ये भी आपका प्रदान किया जाता है। तो वर्तमान में 2023 में जिस भारतीय को आपका रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है वो है रवि कन्नन। ये आपके असम के एक डॉक्टर है जिन्होंने कैंसर की चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसी के लिए उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया है। जो आपका भारतीय राष्ट्रीय पुस्तक मेला है ये आपका
20वां पुस्तक मेला था इस वर्ष जो आयोजित हुआ, और ये आपका लखनऊ में आयोजित किया गया है, उत्तर प्रदेश की राजधानी बुक मेला, जिसमें भारतीय महान जो आपके साहित्य है और जो वर्तमान पुस्तकें हैं उनको प्रदर्शित किया जाता है, उनकी बहुत बड़ा आपका प्रदर्शनी लगाई जाती है। MS स्वामीनाथन को कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? MS स्वामीनाथन भारतीय हरित क्रांति के जनक, वैसे हरित क्रांति के जनक तो आपको पता होगा, जो नॉर्मनी बोरलॉन्ग अमेरिका के महान आपके कृषि के वैज्ञानिक थे, उन्होंने आपका हरित क्रांति सबसे पहले अमेरिका में आपके इजाद की थी, यानी कि हरित क्रांति के जनक वही हैं वर्ल्ड वाइड। और हरित क्रांति शब्द का प्रयोग आपका एक यूरोपियन पत्रकार विलियम गेड ने करा था। इसी चीज को उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन कहा था, जब आपके नॉर्मनी बोरलॉन्ग ने कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन किया और आधुनिक जो तौर तरीके हैं उनसे कृषि करके कृषि में उपज को बढ़ाया था, तो उसको हरित क्रांति विलियम गेड ने कहा था। और हरित क्रांति का जनक नॉर्मनी बोरलॉन्ग को कहा जाता है। उन्हीं की सलाह पर आपके भारत में MS स्वामीनाथन ने जो कार्य किया कृषि के क्षेत्र में और खाद्यान्नों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो भारत में MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हाल ही में इनका निधन हो गया है, इसीलिए ये इस बार पूछे जाने वाले सबसे हॉट टॉपिक होंगे करंट अफेयर्स के संबंध में, ये ध्यान रखिएगा। तो उनको भारत में पद्म पुरस्कारों में 3 मिले हैं, पद्म श्री भी, पद्म भूषण भी, पद्म विभूषण भी। भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ है। इन्हें 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है, ये ध्यान रखना। ये वाला इसका सही आंसर होगा, भारत रत्न इन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, ये आपका। और उसके अलावा भारत के जो भारत रत्न के बाद 3 सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो उन्हें प्राप्त हो चुके हैं। भारत की सबसे बड़ी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा की आपकी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और यही भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इंफोसिस और TCS, इन दोनों के बीच ही हमेशा प्रतिस्पर्धा रहती है, कभी TCS आगे कभी इंफोसिस आगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला जल विद्युत केंद्र 1983 में सर्वप्रथम किस देश में लगा था? विश्व का पहला 1883 में सर्वप्रथम किस देश में लगा था? तो सबसे पहले आपका जो 1883 में विश्व का पहला जल विद्युत केंद्र, मतलब पानी में आपके टरबाइन चला करके पानी से बिजली उत्पादन करने वाला जल विद्युत केंद्र आपका 1883 में फ्रांस में लगा था। आपको पता है 1902 में तो भारत के जो शिव समुद्रम है उस पर आपका कावेरी नदी पर कर्नाटका में उस पर आपका जल विद्युत टरबाइन लगा दी गई थी। 1903 में ग्लोगी परियोजना मसूरी में भी आपका जल विद्युत केंद्र बना दिया गया था। 1883 में फ्रांस में लगा था सबसे पहले। होम रूल आंदोलन में होम रूल शब्द किस देश से लिया गया है? भारत का जो होम रूल आंदोलन है उसमें जो होम रूल शब्द है ये आपके आयरलैंड के जो आपके होम रूल थी, जिससे आपका रेडमंड द्वारा, आयरलैंड के होम रूल के बहुत बड़े नेता थे रेडमंड, उनकी होम रूल लीग से प्रेरित होकर के भारत में जो आपके एनी बेसेंट थी, क्योंकि वो भी एक आयरिश लेडी थी, उन्होंने ही आपका होम रूल जो आंदोलन है वो शुरू किया था। तो भारत का जो होम रूल आपका शब्द है वो आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल के किस ग्रह का द्रव्यमान व घनत्व पृथ्वी के समान है? द्रव्यमान और घनत्व लगभग बराबर है किसका? शुक्र का। इसीलिए पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, इसी कारण कहा जाता है। लगभग द्रव्यमान मतलब इसका जो मास है वो और इसका जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो आपका बराबर है किसके? शुक्र ग्रह के। अगला क्वेश्चन है, लाहौर में अंजुमन मोहिब्बान वतन नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह एक क्रांतिकारी संगठन था जो लाहौर में आपका स्थापित किया था अजीत सिंह ने, लाला अजीत सिंह द्वारा स्थापित किया गया था अंजुमन मोहिब्बान वतन नाम का क्रांतिकारी संगठन। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस मुगल शासक के समय हुआ था? उपनिषदों का सबसे पहले फारसी अनुवाद किया था फर्रुखशियार ने सिर्रे अकबर नाम से। 52 उपनिषदों का ये आपका अनुवाद है फारसी में, और इसे शीर्षक दिया गया था सिर्रे अकबर। ये आपका जो अनुवाद किया गया था उस समय भारत का शासक शाहजहां था,
और शाहजहां का बड़ा बेटा जो था फर्रुखशाह, उसकी बहुत रुचि थी भारतीय ग्रंथों में, तो उसी ने आपके सिर ए अकबर या ऐसे लिखा होगा, ठीक है, इस नाम से आपका 52 उपनिषदों का सबसे पहले फारसी अनुवाद हुआ था। शाहजहां के काल में किया था किसने? फर्रुखसियार ने। कौन सी एक दार्शनिक प्रणाली कपिल मुनि द्वारा दी गई है? दार्शनिक प्रणाली जो भारत में दर्शन है, जिससे भारतीय आपके जो हमारा हिंदुइज्म जो पैदा हुआ, जो विचारधारा पैदा हुई है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका आपको पता है वेदों की है। वेदों पर जो आध्यात्मिक जो ग्रंथ बने वो उपनिषद बने, और उपनिषदों के बाद ऋषि मुनियों ने जो अपनी विचारधारा पैदा करी उसे षट दर्शन कहा जाता है। तो षट दर्शनों में आपको पता है दार्शनिक प्रणाली में सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है, आपका न्याय दर्शन गौतम मुनि का है, मीमांसा दर्शन आपका कणाद का है, भौतिकवादी दर्शन आपका पूरन कश्यप का भी है। भौतिकवाद से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और उसके अलावा आपका एक योग दर्शन है पतंजलि का। तो इसमें कपिल मुनि कहा है, तो कपिल मुनि सांख्य दर्शन की हमारा जो संख्या या गणना पर आधारित जो जीवन पद्धति है हमारी हिंदुइज्म की, उस पर आपका षट दर्शन में से एक दर्शन किसने दिया है? आपका कपिल मुनि द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण कर उसे जीत लिया था, सिंध के राजा दाहिर को हरा करके सिंध तट पर अपना अधिकार कर लिया था और वहां पर पहली बार जजिया कर लगाया था। ये जो कासिम था ये अरब आक्रमणकारी था, अरब से आया था, और अरब के जो खलीफा थे उन्हीं के अधीन इसने पूर्व की तरफ अपने विजय अभियान शुरू करे थे। अरब के खलीफाओं के अधीन मोहम्मद बिन कासिम पहला शासक था जिसने युद्ध आपका करके इस्लाम का प्रचार करना और क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करके उन क्षेत्रों का इस्लामीकरण करने के साथ साथ वहां की धन संपदा को लूट करके लाने का काम शुरू किया था। तो इस्लाम के अधीन पहला शासक था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने आपके आक्रमण करने शुरू किए पूर्व की ओर। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह कठोर शैलों से निर्मित है, बिल्कुल सही है। यह त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय भारत का जो पठारी भाग है ऐसा है, त्रिभुजाकार ही है, कठोर भी है काफी। इसमें अरावली जैसी प्राचीन वलय है, इसका ऊपरी वलय ये अरावली है, बिल्कुल सही है ये भी। इसमें अधिकतम तलछटीय चट्टानें हैं, तलछटीय चट्टानें नहीं है। तलछटीय चट्टानें हमेशा होती है अवसादी चट्टानों में, जहां परत दर परत निक्षेप से चीजें बनी, क्योंकि ये जो दक्कन का पठारी भाग है ये आग्नेय चट्टानों से बना है, तो यहाँ पर तलछट नहीं पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा उर्वरकता नहीं बढ़ती है? किसके द्वारा मृदा उर्वरकता नहीं बढ़ती है? फसलों में जैव कीटनाशक के छिड़काव से, मृदा में उर्वरक देने से, खेतों को परती छोड़ने पर, खेतों में पशुओं को चराने से। देखो खेतों में फसलों के जैवनाशी के छिड़काव से उर्वरकता बढ़ेगी नहीं, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये आपका कीटों को तो मारेगा लेकिन पैदा करने की क्षमता थोड़ी बढ़ाएगा। जो आपका पैदा हुआ है उसे कीटों से संरक्षित कर सकता है, पैदावार बढ़ा नहीं सकता है। पैदावार मिट्टी को उर्वरक देने से बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। खेती को परती छोड़ोगे, एक साल छोड़ दोगे, एक फसल के बाद एक परती छोड़ोगे, तो उसके जो आपके क्या है जैविक जो तंत्र है, केंचुआ वगैरह या फिर जो आपके बायो फर्टिलाइजर होते हैं, एजिटोबैक्टर वगैरह या फिर आपका राइजोबियम, वो अपना काम करके मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस इनका स्थिरीकरण करके उनका उर्वरकता बढ़ा देंगे। खेतों में पशुओं को चराने से, पशु चरते हैं तो उससे क्या होता है, पशु के आपके जो गोबर वगैरह होती है वो भी गिरती है उस खेत में, और साथ ही साथ पशुओं के खुर के साथ आपके जैविक तंत्र का विस्तार होता है, तो वो भी आपका एक तरीका है। तो ये तीनों तो है, ये वाला नहीं है, तो यही इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम अनुमोदन देने के लिए बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष तो आपका प्रधानमंत्री होते हैं। कौन शामिल नहीं है कह रहा है? सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, और योजना आयोग के सदस्य भी इसके सदस्य होते थे, जो अब नीति आयोग बन गया है। वित्त आयोग का इसके साथ कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि वित्त आयोग का काम केवल भारत सरकार को वित्तीय सलाह देना है, केंद्र और राज्यों के बीच जो आपके
संपत्तियां या कर द्वारा जो आय हो रही है उसका बंटवारा करने के लिए, तो उसका एनडीसी से कोई लेना देना नहीं होता है। एनडीसी का काम भारत में योजनाओं का क्रियान्वयन कराना, योजनाओं का समय समय पर समीक्षा करना और योजनाओं को सही तरीके से आपका जो हो रहा है या नहीं है, योजनाएं सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, तो उसके लिए सुझाव देना है। साथ ही साथ आपका जो भारत में एक तरीके से सहकारी संघवाद है, यानी कि केंद्र और राज्य मिलजुल करके काम करेंगे, इसकी अवधारणा को बढ़ावा देना है। तो ये आपका इसके सदस्य वित्त आयोग के सदस्य नहीं होंगे। ब्याज दर नीति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? ब्याज दर नीति, जो हमारे देश में ब्याज दर नीति है वो हर 3 महीने में एक बार मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है आरबीआई। तो ये आपका मौद्रिक नीति का हिस्सा है। भारत में ब्याज दर तय आरबीआई करता है और आरबीआई की हर 3 माह में एक समीक्षा होती है जिससे आपका मौद्रिक नीति की समीक्षा बोलते हैं, जिससे देश में आपका क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है, यानी कि पैसे के फ्लो को, मुद्रा के फ्लो को कम करना, ज्यादा करना, ये काम होता है किसका? आरबीआई का। अगला क्वेश्चन है 19 जुलाई 1979 को कितनी पूंजी वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इंदिरा गांधी द्वारा 1969 में 19 जुलाई को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, क्योंकि ये सब प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे। राष्ट्रीयकरण का मतलब उनकी 51% से ज्यादा पूंजी खरीद ली गई, हिस्सेदारी खरीद ली गई, उसके बाद वो राष्ट्रीय हो गए, यानी कि सरकारी बैंक हो गए जिसमें सरकार का पूंजी ज्यादा लग गई। तो ऐसे बैंक जिनकी पूंजी क्या थी, 50 करोड़ से अधिक थी, उन बैंकों को क्या कर दिया गया? सरकारी स्वामित्व में ले लिया गया, ताकि धन का केंद्रीयकरण न हो, बल्कि धन सरकार के पास आए और सरकार उसे जनता के उसमें लगाए। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का तो यह है कि धन अपने लिए कमा रहा है, वो देश में रहे ना रहे, विदेशों में ले जाए, इकट्ठा कर ले, तो वो तो अपने व्यक्तिगत निर्णय है व्यक्ति के, लेकिन सरकार के पास होगा तो सभी के काम आएगा। इसलिए धन का विकेंद्रीकरण करने की ओर ये बहुत बड़ा आपका एक स्टेप था, जिसे ऐतिहासिक कदम माना जाता है भारत में बैंकिंग सुधार के क्षेत्र में। भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न और आभूषण किस देश को निर्यात करता है? भारत देखो, जो रत्न और आभूषण है वो अमेरिका को सबसे ज्यादा निर्यात करता है। ये भारत के निर्यात की सबसे बड़ी मदों में से एक है। सॉफ्टवेयर है, इंजीनियरिंग का सामान है, रत्न एवं आभूषण है, कृषिगत कुछ सामान है, यही भारत के निर्यात की सबसे बड़ी मदें होती हैं। तो इसमें सर्वाधिक मूल्य के जो रत्न और आभूषण होते हैं, भारत वो अमेरिका को निर्यात करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? सकारात्मक है, अधिकांश सकारात्मक है, कुछ नकारात्मक है, नकारात्मक है, अधिकांश नकारात्मक है, कुछ सकारात्मक है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों की प्रकृति में अधिकांश की जो आपकी प्रकृति है वो नकारात्मक है, कुछ की सकारात्मक है। ठीक है, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आपके कहा गया है कि जो मौलिक अधिकार है वो स्वतः प्रदान है, उनके साथ सरकार कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी, ये नकारात्मकता है उसकी, नहीं करेगी। कुछ ऐसे भी है जो जैसे आपका अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षण करने के लिए प्रयास करेगी, उनके शिक्षा, उनके जो स्वास्थ्य है या उनकी भाषा और लिपि है उनका विकास करने के लिए सरकार प्रयास करेगी। ये जो आपका अनुच्छेद है, ये कुछ ऐसे अनुच्छेद है जिसमें करेगी कहा, यानी कि सकारात्मक प्रकृति। अन्य के मामले में जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार है, इनमें आपका नहीं करेगी। शोषण से विरुद्ध रक्षा करेगी, इसमें सकारात्मकता झलकती है। तो अधिकांश की प्रकृति नकारात्मक है, कुछ की सकारात्मक है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 20 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार का विधिक संरक्षण प्राप्त है? एक, दोहरे दंड से। दोहरा दंड मतलब एक व्यक्ति को एक आपकी कृति के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, ये वाला है। कार्यांतरित विधि से संरक्षण, मतलब विधि अगर चेंज हो गई है तो उससे संरक्षण, क्योंकि जिस समय अपराध किया है उसी समय की विधि लागू होगी। आत्म अभिशासन से संरक्षण, यानी कि अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, अपने को स्वयं नष्ट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही हो गए। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति द्वारा पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला गया था? लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से आपके जो नीलम संजीव रेड्डी थे वो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे, तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 साल से अधिक रहा हो।
विदेश में 5 साल से अधिक रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई 20 साल भी रहता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर वो भारत की नागरिक रहते हुए किसी देश में वीजा लेकर के रह रहा है, कार्य का वीजा, पढ़ाई का वीजा, तो वो भारत का नागरिक बना रहेगा। विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, ये भी नहीं है। स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, ये सही है। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत में उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता के अनुच्छेद 9 में स्पष्ट तौर पर यह बात लिखी हुई है। तो इसका सही आंसर ये वाला होगा। और अगला क्वेश्चन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपके बहुत महान पुस्तकों में से एक है और इसकी रचना की थी आपके रूसो ने। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आधुनिक चल रहे हैं और उसको लेकर के। बाकी मैं करंट अफेयर्स का एक अच्छा बड़ा वीडियो आप लोगों के लिए परीक्षा से पहले ले आऊंगा, जो आपका ईओ का पेपर होना है या अन्य जो आपके हाल में पेपर होने हैं उनको लेकर के करंट अफेयर्स, और उसका यूट्यूब पर उत्तराखंड का करंट अफेयर्स का एक पेपर और एक पेपर आपका जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स अंतरराष्ट्रीय घटना चक्र है उसका बहुत सॉलिड क्वेश्चनों का संग्रह मैं उसको लेकर के आऊंगा। और बहुत जल्दी आपके अगले हफ्ते जो नवंबर का फर्स्ट वीक या सेकंड वीक है, दिवाली से पहले पहले मैं कोशिश करूंगा कि, या दिवाली के जस्ट बाद वाले उसमें कोशिश करूंगा कि आपके लिए वो पूरा संग्रह लेकर के आ जाऊं। तो ये आपके जो क्वेश्चन है ये आपको कैसे लगे, हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, कमेंट जरूर करिएगा। और साथ ही साथ उत्तराखंड की तैयारी करने के लिए, अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए बेस्ट क्वालिटी का क्वेश्चन पेपर, बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन और जीएस आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके लिए लगातार आपके जो क्वालिटी कंटेंट है वो उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।